तो हैकबुकाग्राम ctfchallenge.com का एक हार्ड चैलेंज है, साथ में बहुत नॉलेजेबल चैलेंज भी है। तो ये चैलेंज आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है और सबसे एक्साइटिंग चैलेंज होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस चैलेंज में इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है कि इसमें शायद कंटेंट डिस्कवरी भी आपको कम लगेगा। तो इसमें एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़िया है और काफ़ी मज़ेदार है। तो इसमें आपको वनरेबिलिटीज़ लाइक ब्लाइंड एक्सेस हो गया या फिर SSRF हो गया, आपको DNS हाईजैकिंग, सो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सीखने के लिए काफ़ी कुछ होगा, कैसे HTTPS डेटा को HTTP में कन्वर्ट करते हैं, API से रिलेटेड कंटेंट होगा। तो काफ़ी कुछ है इस चैलेंज में सीखने के लिए और काफ़ी फन चैलेंज है, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है इसके अंदर। अब हैकबुकाग्राम हम लोगों का ctfchallenge.com का 6th चैलेंज है। ये एक हार्ड लेवल का चैलेंज है और इसके अंदर हम लोगों को 7 फ्लैग्स को फाइंड करना है। अब हैकबुकाग्राम का डिस्क्रिप्शन कहता है, हैकबुकाग्राम इज द लेटेस्ट social networking site just for hackers. The problem is someone's been stealing the users' passwords. Work out how they have been doing it and then take them down. तो हम लोगों को यहाँ पे एक सोशल नेटवर्किंग साइट दी गई है जो कि सिर्फ हैकर्स के लिए बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कोई यूजर्स के पासवर्ड को चुरा रहा है। तो हम लोगों को पता लगाना है कैसे और उनको टेक देम डाउन करना है, यानी कि उन लोगों को हटाना है। अब अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं तो ये चैलेंज ओरिजिनली NHAMCON के लिए बनाया गया था, जो कि एक CTF है काफ़ी फेमस, ठीक है। और उसमें ये सबसे हार्ड वेब का चैलेंज था 1000 पॉइंट्स का, और CTF चलते हुए इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था, ठीक है। इसके 0 सॉल्व्स थे, बहुत हार्ड चैलेंज था। अब मैं चैलेंज को स्टार्ट करता हूँ। अब आप लोगों को आपकी कुकी यहीं पर मिल जाएगी, मैं सीधा बिगिन चैलेंज पर क्लिक करूंगा। अब हम लोगों का टारगेट डोमेन है hackbukagram.com। वेबसाइट बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों को एक लॉगिन फॉर्म दिया गया है यूज़र नेम पासवर्ड का, तो हम लॉगिन ट्राई कर लेते हैं सबसे पहले कुछ डाल के। हेलो, लेट्स से हेलो, लॉगिन, और हम लोगों को आ गया है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। सेकेंड थिंग हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे सोर्स कोड के अंदर कुछ स्पेशल मिलता है नहीं मिलता। अब शुरुआत से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, CSS बूटस्ट्रैप, CSS में यहाँ पे कस्टम CSS दिख रही है मुझे, तो मैं इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। बैकग्राउंड इमेजेस फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नीचे देखते हैं यहाँ पे गूगल API jQuery के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, बूटस्ट्रैप दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल साइट टैग gtag.js, गूगल एनालिटिक्स, HTTPS गूगल टैग मैनेजर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, MANEGER मैनेजर। ओके, ये थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, गूगल टैग मैनेजर, जिसमें मैनेजर की ही स्पेलिंग गलत है, और गूगल का शायद ऐसा कोई डोमेन है नहीं, और गूगल एनालिटिक्स की वैसे भी यहाँ पे क्या काम है। तो चलो इसको देखेंगे बाद में, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो इस पर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लगी है जो कि कुछ खास काम नहीं कर रही है। उसके बाद यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट है, कस्टम जावास्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कुछ खास काम नहीं हो रहा है। जब हम लॉगिन पे क्लिक करें, यूज़र नेम पासवर्ड को शायद सेंड करने के लिए होगा ये, तो इस पर भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नीचे स्लाइड करके देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है, तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं, नॉर्मल सी HTML है, यूज़र नेम पासवर्ड जो हमसे मांग रही है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है जो थोड़ी सी सस्पिशियस है, वो है गूगल टैग मैनेजर। उसको बाद में देखेंगे, पहले अपनी बेसिक रिकॉग्निसेंस को स्टार्ट करते हैं। DNS की इन्फॉर्मेशन निकालना, सब डोमेन निकालना, एंड पॉइंट्स निकालना, वो सब शुरू करते हैं। DNS की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम NS लुकअप का ही यूज़ लेंगे, NS लुकअप -type = any। उसके बाद अपना डोमेन देंगे, और लास्टली यहाँ पे अपना DNS सर्वर देंगे 8.8.8.8 का, एंटर मारते हैं। और यहाँ पे आ रहा है नेम सर्वर्स दिए हुए हैं हमारे को, IP एड्रेस दिया हुआ है हम लोगों को, और यहाँ पे एक मेल एड्रेस दिया हुआ है। अभी कुछ खास काम का नहीं है हमारे, तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगली चीज़ है सब डोमेन, उनको निकालना शुरू करते हैं। तो सब डोमेन निकालने के लिए मैं क्या यूज़ लूँगा, सबसे पहले DNS recon का ब्रूट फोर्स करेंगे। DNS recon -t अपना डोमेन देंगे, उसके -D अपनी वर्ड लिस्ट देंगे, वर्ड लिस्ट subdomains.txt, और लास्ट में हम यहाँ टाइप बताएंगे अपने अटैक का BRT, एंटर मारते हैं। तो DNS recon को कुछ भी फाउंड नहीं हुआ है यहाँ पे, सिर्फ www है, जो कि हमारे लिए ना के बराबर है, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगली चीज़ आती है द हार्वेस्टर, OSINT की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं। द हार्वेस्टर अपना डोमेन देंगे, लास्ट में सोर्सेज बताएंगे अपनी, ऑल कर देंगे, सारी सोर्सेज का यूज़ लो, एंटर मारते हैं। तो द हार्वेस्टर को भी कुछ नहीं फाउंड हुआ है, तो यानी कि इसका कोई भी सब डोमेन नहीं है। हमारा मेन टारगेट यही है hackbukagram.com, और यही इकलौता टारगेट भी है। तो अब इसके एंड पॉइंट्स ढूंढने चलते हैं, एंड पॉइंट्स में देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग मिलता है। तो उसका कमांड होगा fuf-w, वर्ड लिस्ट देंगे अपनी content.txt, उसके बाद स्पीड देंगे अपनी 2 की -p 0.1 देंगे, उसके बाद अपनी कुकी देंगे, उसके बाद अपनी URL देंगे, और लास्ट में यहाँ पे फज लिख देंगे जहाँ पे फजिंग करनी है, एंटर मारते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पे
302 302 302 यानी कि ये सबको रिडायरेक्ट कर रहा है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, सबको रिडायरेक्शन दे रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा फफ को कि जो भी रिडायरेक्शन आ रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। वो कहाँ ले जा रही है, आपको किस पेज पे ले जा रही है वो फॉलो करो, उसके बेस पे हमारे को बताओ कि क्या सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, सेम कमांड क्या के -R लगा देंगे, इससे क्या काम करेगा, फॉलो रिडायरेक्शन करेगा। -R का मतलब होता है फॉलो रिडायरेक्शन फफ के अंदर। एंटर मारते हैं। अब आप देखोगे तो ये सबको रिडायरेक्ट तो फॉलो कर रहा है, स्टेटस कोड अब सबका 200 हो गया। तो ये क्या काम कर रहा है, सबको रिडायरेक्ट कर रहा है 200 पे, यानी किसी पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर आप गलत आ रहे हो तो सबको 200 देके एक पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, शायद मेन जो होम पेज है उस पर ही रिडायरेक्ट कर रहा हो अगर आप गलत कुछ डाल रहे हो। तो अब हम ऐसे में क्या काम कर सकते हैं, हम तो फंस गए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम ये काम कर सकते हैं, अगर आप सोचोगे जितनी भी गलत रिक्वेस्ट है वो सब कहाँ रिडायरेक्ट हो रही है, एक पेज पे, और उस पेज का साइज हमेशा सेम रहेगा। अगर एक ही पेज पे जा रही है तो उनका साइज, उनमें कितने वर्ड्स हैं, लाइन्स, ये सब सेम रहेगा। तो हम इसके बेस पे फिल्टर आउट कर सकते हैं कि जिस भी पेज में ये साइज रिस्पॉन्स आ रहा है वो मेरे को मत दिखाओ, बाकी सब दिखाओ, ठीक है। तो मैं वही काम करूंगा यहाँ पे। सेम कमांड में हम लिखेंगे फिल्टर करो साइज के बेस पे, और 2252 था उनका साइज, तो यहाँ पे एंटर मारते हैं। ये वाले साइज का जो भी पेज है वो मत दिखाओ, बाकी सब मुझे दिखाओ। एंटर मारते हैं। अब ये नॉर्मली काम करने लग जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे 3 एंड पॉइंट्स फाउंड हुए, CSS, इमेजेस, JS, तीनों ही हमारे काम के नहीं है। तीनों पे आपको पता है 403 आने वाला है, यानी कि क्या आने वाला है, अनऑथराइज्ड। तो हमारे अभी डायरेक्टली किसी काम के नहीं, हमने JS फाइल्स, CSS फाइल्स, इमेजेस तीनों को देख लिया है, ठीक है। हमारे कोई भी अभी काम का नहीं दिखा। अब मेरे पे सिर्फ यहाँ पे एक रास्ता बचता है जो कि है गूगल टैग मैनेजर। मैं उसको देख लेता हूँ, और तो कुछ बचा नहीं। तो हम पे यूजर नेम तो है नहीं कि मैं पासवर्ड को ब्रूट फोर्स मारूँ, वो भी नहीं ऑप्शन बचता है। ना कोई सब डोमेन मिला है, ना कुछ DNS में मिला है, ना ही कोई एंड पॉइंट मिला है। तो बचता है एंड में हमारे पे क्या चीज़, गूगल टैग मैनेजर। तो मैं सीधा उस पर ही फोकस करूंगा, और तो कुछ हम पे बचता नहीं है। तो सोर्स कोड में अगर हम देखें तो ये लिया हुआ है उसका लिंक, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल टैग मैनेजर को। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे दिखता है कॉपीराइट 2012 गूगल इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे नीचे आते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारी जावास्क्रिप्ट देखने को मिलती है, ठीक। काफ़ी सारी तो नहीं, नॉर्मल लेंथ की, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये बहुत कंप्रेस्ड फॉर्मेट में है, बहुत छोटी लिखी गई है, वन लाइनर टाइप की लिखी गई है। तो इसको हमारे को थोड़ा प्रिटिफाई करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरी को, इतने पार्ट को। तो मैंने सर्च करा है जावास्क्रिप्ट प्रिटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला वाला जो भी मिलेगा, कोई भी खोल सकते हो, मैं पहला वाला खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड पेस्ट करते हैं, जो कि आपको दिख रहा है पूरा वन लाइनर कोड है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ब्यूटीफाई कोड, तो यहाँ पे एंटर मारते हैं, और यहाँ पे हमारा कोड थोड़ा सा समझने लायक हो गया है। इसको पढ़ते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक URL बन रही है, इसको अगर जोड़ोगे तो http://hackbookagram.com/login, ठीक है। और लॉगिन पेज पे ही ले जाएगा, वो भी लॉगिन वाला। उसके बाद नीचे आते हैं, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे e.open एक पोस्ट रिक्वेस्ट हो रही है, किस पे, इसी URL पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, और कंटेंट टाइप वगैरह सेट कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा कंटेंट टाइप, यहाँ पे URL एनकोडेड भेज रहा है उनको। ऑन लोड एक फंक्शन को रन कर रहा है, इस वाले फंक्शन को लोड होने के बाद रन कर रहा है। जब लॉगिन बटन पे क्लिक होगा तो उसके बाद ये फंक्शन को कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेसन डेटा को पार्स कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस जेसन डेटा को पार्स कर रहा है। फिर उसके बाद एक इफ कंडीशन है, console.log201 = e.status, स्टेटस को चेक कर रहा है, सामने से जो आ रहा है, शायद रिस्पॉन्स से जो सामने से स्टेटस आ रहा है उसको चेक कर रहा है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता है n वेरिएबल, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे क्या डाल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन लगा है BTOA, जो कि बेस 64 कन्वर्जन के लिए होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम देखते हैं इस फंक्शन के अंदर क्या स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा जा रहा है बेस 64 के अंदर। तो सबसे पहले यूजर नेम =, ठीक है। उसके बाद document.getElementById यूजर नेम, हम जो यूजर नेम डाल रहे हैं उसको ले रहा है, यूजर नेम =। देन उसके बाद एंड पासवर्ड =, उसके बाद जो हम पासवर्ड डाल रहे हैं वो पासवर्ड जा रहा है, यानी कि पेलोड नहीं बनाते जैसे हम, आपने देखा होगा बर्ब स्वीट या नेटवर्क टैब में हम जाकर देखते हैं पेलोड जो बनता है, यूजर नेम =, यूजर नेम की वैल्यू एंड पासवर्ड =। तो उस पेलोड को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है n वेरिएबल के अंदर। उसके बाद क्या काम करता है, document.body.inner.html, उसके अंदर इंजेक्ट कर रहा है HTML के अंदर क्या चीज़, प्लस कर रहा है डॉक्यूमेंट में, जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें प्लस कर रहा है एक इमेज टैग को, इमेज src। फिर उसके बाद गूगल टैग मैनेजर /event (e) =, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर के अंदर एक इवेंट नाम का हमको एंड पॉइंट मिला है, उसके अंदर एक ई पैरामीटर मिला है, उसके अंदर ये एंड डाल रहा है। हमारा जो यूजर नेम पासवर्ड है ना, उस पेलोड को पूरा यहाँ पास कर रहा है ई के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी हाइट सेट कर रहा है, विड्थ सेट कर रहा है, काफ़ी कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे ये सोचते हैं सबसे पहले तो देखो, ये हम, मेरे को जो लग रहा है हम बिल्कुल सही पाथ पे हैं, क्योंकि आप खुद सोचो एक गूगल के डोमेन, अगर ये ओरिजिनल गूगल का डोमेन होता है गूगल टैग मैनेजर, तो उसको हमारे यूजर नेम पासवर्ड की क्या जरूरत थी। लेकिन इसके अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट जो गूगल टैग मैनेजर पे डली है उसमें हमारा यूजर नेम पासवर्ड जा रहा है, जो हम लॉगिन कर रहे हैं वो कहीं डाला जा रहा है बेस 64 एनकोड करके। तो वो हमारे को समझना पड़ेगा एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, ये जो जहाँ पे हमारा यूजर नेम पासवर्ड भेज रहा है बेस 64 एनकोड करके,
मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पूरा इसको खोल के देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, हम खुद से भेज के देखते हैं। और ये इसको इमेज के अंदर, सोर्स के अंदर फिर हमारे यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा है, तो मैं यहाँ पे XSS भी एक बार ट्राई करूँगा, ठीक है, शायद क्या पता हो वहाँ पे। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये है हमारा लिंक जहाँ पे हमारे यूजर नेम पासवर्ड जा रहे थे base64 एनकोड होके। तो अब मैं इसमें ABCD डाल के एंटर मारता हूँ, देखते हैं सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है। और रिस्पॉन्स में हम लोगों को कुछ भी नहीं आया, एक वाइट प्लेन पेज आया है और कुछ उसके अलावा यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम base64 एनकोड करके अपना यूजर नेम पासवर्ड में अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, XSS ट्राई कर सकते हैं, SQL इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें, क्योंकि हमारी ही वैल्यू वहाँ पे जा रही है, तो क्या हो रहा है वो हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, जो E= एक पैरामीटर दिया है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे और भी पैरामीटर्स हो, है ना, जैसे E= कुछ पैरामीटर है, या A= कुछ पैरामीटर हो सकता है, B= कुछ भी हो सकता है। तो इसके पैरामीटर्स एक बार और चेक कर लेते हैं कि और क्या क्या पैरामीटर्स है, इस पर थोड़ी फजिंग करके देख लेते हैं हमारे को क्या क्या और मिलता है, फिर हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, जैसे XSS को चेक करना है या SQLi को चेक करना, वो सब करेंगे। तो फफ का यूज़ लेंगे इसके लिए, -w पैरामीटर्स वाली वर्ड लिस्ट का यूज़ लेंगे, पैरामीटर्स। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे -t टाइम के लिए। अब क्योंकि अपनी URL के अंदर हम क्वेश्चन मार्क वगैरह सिंबल्स का यूज़ करने वाले, तो हम यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर डालेंगे अपनी URL को। अब इवेंट तक लिखने के बाद हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि हमारे को पैरामीटर देना, और उसके बाद पैरामीटर को हमारे को फर्स्ट करना है, तो यहाँ देंगे फर्स्ट =, और उसकी कुछ वैल्यू देनी पड़ती है, तो यहाँ हेलो दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो आप, 1 2 3 हेलो कुछ भी दे दो, ठीक है। और वैल्यूज अभी मैटर नहीं करती, हम फर्स्ट कर रहे हैं मेन पैरामीटर का नाम क्या है वो हमारे को ढूंढना है ना। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको एंटर मारते हैं। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम पैरामीटर के ऐसे फजिंग कर रहे होते तो पैरामीटर से इतना सामने फर्क नहीं पड़ता, तो उन सबका रिस्पांस नॉर्मली 200 ही आएगा। आप गलत पैरामीटर डाल दोगे, इतना सर्वर को फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपको रिस्पांस यहाँ पे 200 ही दे रहा है। तो अब हम ऐसे में क्या काम कर सकते हैं, हम फिल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ों को, फिल्टर आउट बेस्ड ऑन साइज। सबका साइज तो सेम है ना। अब जब हमारे को सही पैरामीटर मिलेगा तो जरूरी थोड़ा ना उसका साइज 3 ही होगा, है ना, उसका 4 भी हो सकता है, उसका 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, लेकिन इससे अलग होगा, है ना। तो हम यहाँ पे साइज के बेस पे फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा F फिल्टर करने के लिए, साइज देंगे S से, और यहाँ पे दे देंगे 3, और उसके बाद एंटर मारेंगे ताकि फिल्टर करना शुरू कर दे साइज से। अब आप देखोगे बिल्कुल सही काम करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे एक पैरामीटर मिल गया है वैलिड इंक्लूड। हम इसको जाके गूगल टैग मैनेजर पे देखते हैं कि इसकी क्या वर्किंग है, इसमें क्या वैल्यू डालने पे क्या आ रहा है सामने से रिस्पॉन्स, फिर देखते हैं। तो मैं ई हटा के इंक्लूड को चेक करता हूँ पहले। इंक्लूड =, लेट से हेलो, एंटर मारते हैं, और आप देखोगे हम लोगों को अपना पहला फ्लैग यहाँ पे मिल चुका है, हमारा पहला फ्लैग हमारे हाथ लग गया। उसके अलावा यहाँ पे कुछ वार्निंग आई है, काफ़ी बड़ी सी वार्निंग, इंक्लूड वंस हेलो, फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी वर www HTML डेटा कलेक्शन कलेक्टर्स website.php online 12। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ लॉक्स टाइप के हैं, कॉल स्टैक आया है यहाँ पे, मेमोरी, फंक्शन, लोकेशन। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या ट्राई करूँगा, नॉर्मली हमारे को पता है वेबसाइट्स यहाँ पे होस्टेड होती हैं वार के अंडर www HTML, तो मैं चेक करूँगा क्या ये फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, website.php ये सब है या नहीं है। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे, तो इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, एंटर। यहाँ पे तो 404 आया। कंट्रोल्स फोल्डर को देखते हैं, यहाँ पे ये कोई फोल्डर या डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, पेज नॉट फाउंड, ये भी 404 है। उसके अलावा इस पर चेक करते हैं, डेटा कलेक्शन भी 404 आया, तो यहाँ पे भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम वापस चलते हैं उसी में, पहले यहाँ पे इवेंट था, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इंक्लूड =, हेलो, एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे हम क्या चेक कर सकते हैं, हेलो की जगह कोई फाइल लिस्टिंग ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ LFI के लिए ट्राई कर सकते हैं कि LFI है यहाँ पे क्या, ETC पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इंक्लूड वंस, तो ऐसा हो सकता है हमारी फाइल को इंक्लूड कर रहा हो, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पे हमारे एस्केपिंग कर रहा है इसके साथ, तो ये तो हटाए ही जा रहे हैं हमारे। एब्सोल्यूट पाथ देके देख सकते हैं हम, ETC पासवर्ड, एंटर मारते हैं। यहाँ पे भी ये ETC पासवर्ड, इसको डबल बार कर सकते हैं, 2 बार एस्केप करने के लिए, 2 बार देके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है यहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है वार के अंदर www HTML के अंदर, डेटा कलेक्शन ये सब, ठीक है। यहाँ पे 404 फाउंड हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर, डोमेन के ऊपर तो ये नहीं है। हम क्या काम कर सकते हैं, एक बार IP पे ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो गूगल टैग मैनेजर की जो IP है ना, उसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। उसकी IP पे जाके ये वाला पाथ डालते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है IP पे जो वेबसाइट होस्टेड हो उस पर ये पाथ हो। अब जैसे पहले मैं IP खोलता हूँ, फिर मैं आगे की चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं NS लुकअप से इसकी IP निकाल लेता हूँ। NS लुकअप, अपना डोमेन देंगे, एंटर मारते हैं।
और इसकी जो आईपी है वो ये आईपी, इसको कॉपी करके खोलते हैं ब्राउज़र पे। तो मैंने जो इसकी आईपी है वो डाल दी है, इसको एंटर मार के खोल के देखते हैं और यहाँ पे हम लोगों को एक वेब पेज आया है, वेलकम टू nginx। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पेज नॉर्मली होता है index.php, या तो यूज़र शेयर nginx के अंदर होता है कई बार ये वाला, या फिर कहीं var www.html के अंदर होता है। तो अगर ये var www.html के अंदर है तो हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हम उस एरर के जो आगे का पाथ है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने आईपी डाली तो अलग वेबसाइट कैसे खुली, जबकि NSLookup उस आईपी को एक डोमेन पे असाइन दिखा रहा है, गूगल टैग मैनेजर। तो जब वो उसी डोमेन की आईपी है तो वो सेम खुलना चाहिए था, है ना। डीएनएस में यही होता है कि हम एक डोमेन को एक आईपी असाइन करते हैं। लेकिन अगर आज के टर्म में एक रियल वर्ल्ड में बात करूँ तो इतना ईजी नहीं है डीएनएस को समझना, ठीक है। देखो क्या होता है, नॉर्मली हम डीएनएस में एक आईपी रखते हैं जो हमारे सर्वर को पॉइंट कर रही है। अब वो सर्वर जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट सर्वर हो, हम एक लोड बैलेंसर या एक रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप कर सकते हैं। तो वो आईपी जो है उस लोड बैलेंसर या रिवर्स प्रॉक्सी की होगी। फिर जब रिक्वेस्ट उस पर जाती है एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए, फिर जो लोड बैलेंसर या रिवर्स प्रॉक्सी है वो डिसाइड करती है कि मेरे को कौन सी वेबसाइट खोलनी है। जब हम सर्वर्स की बात करते हैं ना, एक वेबसाइट का सिर्फ आज के टाइम पे एक सर्वर नहीं होता, उससे काम नहीं चल पाता, बहुत सारे यूजर्स हैं। तो वो मल्टीपल सर्वर्स रखती हैं अपने एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, ताकि किसी सर्वर पे लोड ना पड़े। और उसके आगे हम लोड बैलेंसर को सेटअप कर देते हैं कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी पहले लोड बैलेंसर पे आएगी, फिर लोड बैलेंसर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अलग अलग सर्वर्स पे, ताकि किसी एक पे लोड ना पड़े, ठीक है। उसी लोड बैलेंसर में हम ये भी सेट कर सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर इस डोमेन को रिक्वेस्ट मारे तो आपको इस वाले सर्वर को देनी है रिक्वेस्ट, अगर कोई इस आईपी को रिक्वेस्ट मारे तो आपको ये वाली वेबसाइट खोलनी है, इस सर्वर पे रिक्वेस्ट को भेजना है। या आप मल्टीपल डोमेन्स के लिए एक ही आईपी को भी सेटअप कर सकते हो। मैंने मल्टीपल डोमेन्स के लिए एक ही आईपी को सेटअप कर दिया और वो आईपी है लोड बैलेंसर की। और फिर लोड बैलेंसर को बता दिया कि अगर सामने से रिक्वेस्ट आ रही है मान लो हैकबुकाग्राम की, तो आप क्या काम करो, इस वाले सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दो, ये वाला सर्वर रन करेगा उसको। अगर सामने से रिक्वेस्ट आ रही है गूगल टैग मैनेजर की, तो लोड बैलेंसर पड़ेगा कि डोमेन का नाम क्या है, गूगल टैग मैनेजर, तो वो क्या काम करेगा, वो दूसरे सर्वर को भेज देगा अंदर से रिक्वेस्ट। तो ऐसे काम करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। तो जब हमने गूगल टैग मैनेजर डाला तो रिवर्स प्रॉक्सी या लोड बैलेंसर ने क्या काम करा, एक दूसरे सर्वर को हमारी रिक्वेस्ट भेज दी। जब मैंने आईपी से खोला तो उसने पढ़ा आईपी को रिक्वेस्ट आ रही, तो उसने एक दूसरी जगह हमारी रिक्वेस्ट भेज दी। तो हम इस पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो कभी भी आप ऐसे बग बाउंटी या पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो आप लोगों को आईपी को अलग से चेक करना है खोल के, और उसको अलग से, क्योंकि दो जगह दो वेबसाइट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो अब वो पाथ को कॉपी कर लेते हैं। हमारे को जो गूगल टैग मैनेजर में मिला है ये डेटा कलेक्शन वाला, तो इसको चेक करते हैं कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पाथ को एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे website.php में कुछ भी हमारे को डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका मतलब PHP फाइल तो एग्जीक्यूट हो गई, इसका कोई इंटरफेस नहीं था और हमारे को 404 भी नहीं आया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे पक्का है कि ये एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे देखता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर कुछ मिले, ये 40 फॉरबिडन है, 403 डेटा कलेक्शन के अंदर कुछ देखते हैं यहाँ पे कुछ मिले, तो ये भी 403 फॉरबिडन है। लेकिन मैं इसको फर्स्ट जरूर करूँगा क्योंकि एक डायरेक्टरी तो मिल गई मेरे को डेटा कलेक्शन। अब इसके अंदर भी मेरे को पता है कुछ सामान है, हमने देखा डायरेक्टरीज पढ़ी, तो इसको फर्स्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर हमारे को क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे काम की मिलती है। तो कमांड होगा fuf-w, सेम कमांड होगा, तो वही सेम कमांड हम fuf का यूज लेंगे। और इसके आगे हम फज दे देंगे, डेटा कलेक्शन के आगे हमारे को यहाँ पे फजिंग करनी है, फज करना है। देखते हैं और क्या क्या हमारे को सामान मिलता है। एंटर मारते हैं इस पर। तो हम लोगों को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली है। कंट्रोलर्स मिला है, मॉडल्स मिला है, पब्लिक मिला है, राउट्स मिला है, SSL मिला है और टेम्पलेट्स मिला है। तो मैं सबको एक एक करके पहले खोलता हूँ, देखता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पे कंट्रोलर्स है, इसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कंट्रोलर्स को, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगली चीज़ है मॉडल्स, तो मॉडल्स को हम देख लेते हैं खोल के। तो यहाँ मैं दूंगा मॉडल्स, एंटर मारते हैं इस पर। मॉडल्स पे 403 फॉरबिडन आ रहा है। उससे अगली चीज़ थी हमारे पे पब्लिक, तो पब्लिक को भी खोल के देख लेते हैं। पब्लिक पे तो पेज ही नॉट फाउंड आ रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगली चीज़ थी हमारे पे राउट्स को देख लेते हैं हमारे को क्या मिलता है राउट्स पे। इस पे 403 फॉरबिडन कुछ नहीं मिला है। अगली चीज़ थी SSL, इस पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। तो SSL में हमारे को यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी लिस्टिंग मिली है, कुछ कंटेंट मिला है। सबसे पहले तो हमारे को अपना अगला फ्लैग मिल गया, यानी कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में यहीं आना था। हमारे को अपना अगला फ्लैग जो है वो सेकेंड फ्लैग हम लोगों को मिल चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो cert.pem, chain.pem, fullchain.pem और privatekey.pem, तो ये सारी फाइल्स हैं। प्राइवेट की मिली है सबसे बढ़िया बात हमारे को। तो प्राइवेट की हमारे को डिक्रिप्शन में बहुत हेल्प करती है। अगर कोई एनक्रिप्टेड डेटा है तो हम प्राइवेट की मदद से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेट मिला है एक। तो इन सब चीज़ों का अगर आगे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे, अभी यहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो मैं इसको नहीं ज़्यादा ध्यान दूंगा। और हम लोगों का एक लास्ट फोल्डर था टेम्पलेट, तो मैं इसको भी देख लेता हूँ। टेम्पलेट्स
यहाँ पे एंटर मारते हैं 403 फॉरबिडन। तो मैं इसमें आगे ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा क्योंकि अब इसमें भी आप सोचोगे इतनी सारी डायरेक्टरीज है, मैं उसमें भी फजिंग करने लग जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ों को कंटेंट डिस्कवरी करनी पड़ जाएगी। लेकिन अभी भी मैंने एक चीज़ को पीछे छोड़ रखा है तो मैं पहले उसे कंप्लीट करना चाहूँगा। इवेंट के अंदर याद होगा आपको पैरामीटर मिला था, उसके अंदर मैंने कहा था कि मेरे को XSS या SQLi चेक करना है ना। तो वो मेरे को सबसे पहले चेक करना है, मैं उसके लिए अभी भी रुका हुआ हूँ क्योंकि सबसे फन पार्ट तो वही होता है, कंटेंट डिस्कवरी तो कर ही लेकिन एक्सप्लोरेशन करने को मिलेगा तो और मज़ा आएगा। तो वो हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारे को क्या मिलता है। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, इसकी जगह पे यहाँ पे डाल देते हैं E=, और अभी के लिए हेलो लिख देते हैं, एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे हमारे को क्या डेटा डालना है, यूजर नेम =, और एक यूजर नेम की वैल्यू, एंड पासवर्ड =, और एक पासवर्ड की वैल्यू, है ना। तो पहले अपना पेलोड बना लेते हैं, उसको बेस 64 में एनकोड करके डालना है। वो सब हमने देखा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, यही सब हो रहा था। तो मैं बिल्कुल वैसे ही डालूंगा जैसे जावास्क्रिप्ट सेंड कर रहा था, शायद ये उसी फॉर्मेट को समझता है, क्योंकि अगर बेस 64 डेटा मैं सामने सर्वर पर भेज रहा हूँ तो शायद सर्वर पर कोई स्क्रिप्ट रन कर रही होगी जो पहले उस बेस 64 को डिकोड करेगी, फिर उसमें से यूजर नेम पासवर्ड निकालेगी, फिर शायद उन्हें एग्जीक्यूट करेगी। तो वो सब हमारे को देखना है। तो मैं साइबर शेफ में आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना पेलोड बनाते हैं सबसे पहले। तो यूजर नेम =, अब यहाँ पे XSS को ट्राई करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं सबसे पहले, स्क्रिप्ट टैग, उसके बाद alert1, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को बंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंड देते हैं और पासवर्ड दे देते हैं, अपना पासवर्ड =, और यहाँ पे हम दे देते हैं हेलो, ठीक है। पहले उसमें चेक कर लेते हैं सब कुछ यूजर नेम में। अब इसको बेस 64 एनकोड करना है तो मैं दे देता हूँ बेस 64, ठीक है, टू बेस 64 ड्रैग करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे को ये मिल गया अपनी बेस 64 एनकोडेड, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, वापस यहाँ पे आते हैं गूगल टैग मैनेजर में, के आगे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने पेलोड को, एंटर मारते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मॉडिफाई करते हैं पेलोड को, हिट एंड ट्रायल आपको करने ही पड़ते हैं, ठीक है। चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि पहली बारी में आपको एकदम से XSS मिल जाता है। तो कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं। अब स्क्रिप्ट में भी काम ना कर रहा हो तो हम और कोई यूजुअल टैग का यूज़ लेते हैं, जैसे IMG टैग बहुत फेमस है, तो IMG का यूज़ ले लेते हैं, IMG, ठीक है। और यहाँ पे हम src =, पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे टैग्स एक्चुअली एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमारे को ये कैसे पता चलेगा, है ना। ऐसा हो सकता है बहुत बार कि आपको रिस्पॉन्स सामने से ना दिखे XSS का, जिसे हम ब्लाइंड XSS कहते हैं। जैसे SQLi होता है ब्लाइंड, XSS भी ब्लाइंड होता है कि आपको रिस्पॉन्स सामने नहीं दिख रहा है बट आपके टैग्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। क्या पता हमारा अलर्ट हो रहा हो लेकिन कहीं इंटरनल जाके हो रहा हो, यहाँ हमारे को नहीं दिख रहा है वो। तो हम ऐसे में क्या काम कर सकते हैं, ये हमारे को सोचना है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे इमेज और सोर्स में एक सोर्स डाल देते हैं, कोई एक लिंक डाल देते हैं जहां पे हमारा एक्सेस हो, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। ऐसा एक लिंक डाल देते हैं। अब ऐसा लिंक कैसे बना सकते हो, आप नेटकैट से एक लिसनर स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप ngrok से उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, HTTP स्टार्ट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा, आप लिंक डाल सकते हो यहाँ पे, और फिर उस पर अगर रिक्वेस्ट आएगी तो आपको बता देगा ngrok कि भाई एक रिक्वेस्ट आई है इस पर, किसी ने रिक्वेस्ट मारी है इस पर। या फिर आप रिक्वेस्ट बिन का यूज ले सकते हो, जो आपका पुराना दोस्त है, आपने पहले भी एक चैलेंज में रिक्वेस्ट बिन का यूज लिया था, उसका भी ले सकते हो, वो आपको काफी इंफॉर्मेशन बता देता है। तो हम रिक्वेस्ट बिन का ही यूज लेंगे, वो IP एड्रेस, हेडर्स वगैरह सब हमारे को बता देगा। तो रिक्वेस्ट बिन में आपको दिखेगा मेरे को लिंक मिल गया, मेरा ये वाला लिंक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे सोर्स में जाके मैं इस लिंक को डालूंगा। अगर ये इमेज टैग मेरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो सोर्स पे जाएगा, ये कोशिश करेगा कि यहाँ से मैं इमेज को लोड करूँ, और अगर ये जाएगा वहाँ पे जैसे ही गेट रिक्वेस्ट मारेगा तो रिक्वेस्ट बिन मेरे को बता देगा कि यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट लगी है, ठीक है। इसको हमारे को बेस 64 में एनकोड करके डालना है, ये बात याद रखना। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं, एंटर मारते हैं, और यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट लग गई। अब रिक्वेस्ट बिन में देखते हैं, तो रिक्वेस्ट बिन में भी हमारे को एक गेट रिक्वेस्ट मिल चुकी है। इसका मतलब हमारा इमेज टैग जो है वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस पे देखते हैं हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है इस गेट रिक्वेस्ट पे। तो हम लोगों को एक IP मिली है जो कि हमारे लिए नहीं है, पिछली बार वाली अलग IP थी, यहाँ पे 178.62.61.49। इसको भी ओपन करके देखेंगे इस पे क्या वेबसाइट रन कर रही है। उसके अलावा हेडर्स देख लेते हैं। तो हेडर्स में अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ खास मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है। रेफर, ये गूगल टैग मैनेजर ने रेफर करा है, इमेज नो क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस हम लोगों को एक IP मिली है, कोई हेडर नहीं है, कोई ऐसा कुकी नहीं है, कुछ नहीं है जिसमें मैं ध्यान दूँ। तो इसको कॉपी करके खोल के देखते हैं यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है। तो मैंने ये IP डाल दिया, एंटर मारते हैं, तो हम लोगों को अपना थर्ड फ्लैग मिल चुका है और ये भी प्रूव हो चुका है कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा थर्ड फ्लैग हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा आ रहा है फास्ट नेट ब्रॉडबैंड सुपर हब राउटर वर्जन 3.2.5, तो ये एक राउटर है शायद, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोगों को अपना फ्लैग मिल गया। उसके अलावा यहाँ पे एक बटन है टेस्ट कनेक्शन, एंटर मारते हैं इस पर जैसे, तो कनेक्शन सक्सेसफुल बता रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है ब्राउजर में कर क्या रहा है बैकएंड में, लेकिन ऐसी चीज़ें बर्ब स्वीट में हमेशा चेक करनी चाहिए कि जब हम बटन दबा रहे हैं तो क्या रिक्वेस्ट जा रही है, क्या डेटा जा रहा है टेस्ट कनेक्शन करने के लिए, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सब तो चेक करना है, क्योंकि ब्राउजर हमारे को बहुत चीज़ें छुपाता है। मैंने बटन दबाया, रिस्पॉन्स दिया, लेकिन हुआ क्या मेरे बटन दबाने से, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कर क्या रहा है बैकएंड में, वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये है वो रिक्वेस्ट जो हमने करी थी 178 वाली आईपी पे। इसमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट हुई थी /कनेक्शन टेस्ट पे, और इसमें एक पैरामीटर सेंड हो रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर एक पैरामीटर सेंड हो रहा है, यानी कुछ डेटा जा रहा है, वो डेटा क्या है वो हमारे को देखना पड़ेगा। तो इसको रिपीटर पे भेजते हैं। तो इस रिक्वेस्ट में अगर हम देखें तो एंड पॉइंट है /कनेक्शन टेस्ट, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे होस्ट दिया हुआ है और लास्ट में नोड इक्वल्स टू US1। पहले मैं इसका यूजुअल रिस्पॉन्स देख लेता हूँ क्या आता है, सेंड करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों का आया है कनेक्शन सक्सेसफुल। उसके अलावा कुछ खास यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ और चीज़ें यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे US1 की जगह हम अगर कुछ ना भेजे, ब्लैंक भेजे, तो क्या होगा, सेंड। तो 400 बैड रिक्वेस्ट आया है और कनेक्शन एरर आया है। तो ये कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, हम जो भी दे रहे हैं अब कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब US1 अपने आप में कोई IP एड्रेस तो नहीं जिससे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हो, या कोई डोमेन तो नहीं जिसके साथ ये कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसा हो सकता है US1 के आगे अपने आप कुछ जोड़ रहा हो, जैसे कोई डोमेन नेम जोड़ रहा हो, जैसे hello.com, फिर उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके आगे कुछ जोड़ रहा हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि US1 आपको पता है कोई नोड तो है नहीं। यहाँ पे नोड का मतलब समझते हो आप नेटवर्किंग में किसी कंप्यूटर, किसी सर्वर, किसी से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर कनेक्शन बन रहा है तो कनेक्शन सक्सेसफुल, वरना कनेक्शन एरर। ये एक राउटर है, ये हम लोगों को पता है। तो अगर इसके आगे मैं हैश लगा दूं तो क्या होगा, सेंड करके देखें इसे। हैश लगाने के बाद कनेक्शन एरर आया है, आप लोगों को दिखा, क्योंकि बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैश का मतलब कमेंट होता है। तो इसके आगे की चीज़ें शायद कमेंट हो गई होगी, जो भी जुड़ा होगा इससे, जो भी होगा US1 डॉट कुछ करके, तो कनेक्शन एरर आ गया, ठीक है, US1 में ही। तो इसका मतलब ये इसके आगे कुछ अपेंड कर रहा था और वो अपेंड हमने हटा दिया। अब हम देखते हैं US1 की जगह पे मैं क्या दे सकता हूँ। पहले तो मैंने हैश कर दिया पीछे की चीज़ों को, अब हम देखते हैं इसकी जगह 1 दे के देखें। अगर 1 सेंड करते हैं, कनेक्शन एरर ही आया है हमारे को। उसके अलावा और क्या चीज़ें सोच सकते हो आप, और क्या दे सकते हैं यहाँ पे हम, नोड देना है, कुछ नोड जिससे कनेक्ट हो पाए। तो जैसे 127.0.0.1 दे के देखते हैं, क्योंकि उससे क्या पता अपने सिस्टम से कनेक्ट होकर कुछ डिस्प्ले करे, SSRF हो जाए, किसी तरह की अंदर की इंटरनल रिक्वेस्ट मुझे इंटरनल रिसोर्सेज दिखा पाए, वो सब हम ट्राई कर सकते हैं। राउटर की जो कॉमन IPs होती है ना, वो सब ट्राई कर सकते हैं। बेसिक 0.1 जैसे 192.168.0.1 बहुत कॉमन, 1 वाली होती है, .1 वाली बहुत कॉमन IP एड्रेसेज हैं इसकी। कनेक्शन एरर आया है। 1.1 होती है 192.168.1.1, ये कॉमन है। ये सब चीज़ें आप इन नोड्स को चेक कर रहा हूँ मैं खाली कि ये किस नोड पे क्या रिक्वेस्ट आ रही है। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट भेजी है उसको और उससे कनेक्ट होने की कोशिश करी होगी 192.168.1.1 जो कि राउटर है, और ये उसने रिक्वेस्ट इसको मिल गई होगी नॉर्मली अपनी ही इंटरनल, ये खुद ही एक राउटर है तो इंटरनल रिक्वेस्ट लगी है इसको, और इसने हमारे को कुछ कंटेंट डिस्प्ले करा है काफ़ी कुछ। और ये तो वही है जो हम लोगों को ऑलरेडी दिख रहा था, रिस्पॉन्स फ्लैग, जो हम लोगों को थर्ड फ्लैग हमारा मिला था। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं क्या मिला है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे को एक नेम, यूज़र नेम की एक वैल्यू मिली है, कुछ यूज़र नेम मिला है fastnetbb.dsl। उसके अलावा एक पासवर्ड की वैल्यू भी मुझे मिली है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं क्या है नीचे करके। उसके अलावा यहाँ पे एक सोर्स मिली है js_private.js, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट जेस। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं, अब इनको डायरेक्ट ब्राउजर पे ही देखते हैं हम, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यूज़र नेम मिला है, पासवर्ड, तो ये तो ब्राउजर पे भी डिस्प्ले होंगे, HTML है, तो वहीं पे देखते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं इस पर, रिक्वेस्ट इन ब्राउजर इन ओरिजिनल सेशन कर लेते हैं। अब उस बर्ब स्वीट वाली रिक्वेस्ट को मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर मारते हैं और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, जो कि मेरे को काफ़ी कुछ दिख रहा है। DNS सर्वर मैं सेट कर सकता हूँ शायद अपना, अगर आप लोगों को दिख रहा हूँ मैं अपना DNS सर्वर चेंज कर सकता हूँ। इंटरनेट यूज़र चेंज सेटिंग्स पे अगर हम क्लिक करें तो क्या होगा, चेंज सेटिंग पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। चेंज ये वाली सेटिंग्स पे क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमारे को दिख रहा हो DNS सर्वर 8.8.8, तो शायद हम इससे DNS की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, अपने DNS सर्वर को चेंज कर सकते हैं, और शायद इसे यूज़र नेम और यहाँ पे कुछ ये भी सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं सोर्स कोड भी देख लेता हूँ, हमारे को एक प्राइवेट JS मिली थी, उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे CSS पे मेरा मेन ध्यान है प्राइवेट JS पे, तो वो क्या है, यहाँ पे मिल रही है प्राइवेट JS, इस पर क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर हमारे को मिल रहा है यूज़र नेम पासवर्ड और सेट कनेक्शन। यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है /set/connection, और यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम की वैल्यू और पासवर्ड की वैल्यू, कनेक्शन सेट कर सकता है।
उसके अलावा यहाँ पे एक और एंड पॉइंट है सेट डीएनएस, और यहाँ पे हम डीएनएस सेट कर सकते हैं। अब अभी तक अगर आपकी सिक्स्थ सेंस चालू नहीं हुई है, स्पाइडर सेंस, हैकर सेंस चालू नहीं हुई है, तो बहुत तेजी से हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरी इसको देख के इतनी जल्दी नहीं हुई है, मेरी मेन हुई है इसको देख के। मैं डीएनएस के सर्वर को सेट कर सकता हूँ। इसका मतलब समझ रहे हो, हम पूरे डीएनएस को अगर अपने पे ले आएँ तो हम उसका पूरा डीएनएस सर्वर बन सकते हैं, हम उसकी देख सकते हैं क्या क्या रिक्वेस्ट जा रही है, क्या रिक्वेस्ट आ रही है उसके पूरे नेटवर्क में। हम डीएनएस हाईजैकिंग कर सकते हैं। बहुत खतरनाक अटैक है। आप पूरे डीएनएस को सोचो कंट्रोल कर रहे हो कि आप आईपी मांग रहे हो google.com की, मैं आईपी दे रहा हूँ किसी और वेबसाइट की, तो जब आपको वो आईपी डीएनएस सर्वर रिटर्न करेगा तो आपका ब्राउजर दिखाएगा google.com, लेकिन आपको खुली भी कुछ और हुई, क्योंकि मैंने आईपी आपको किसी और की रिटर्न करी है। कितना खतरनाक हो सकता है डीएनएस सर्वर हाईजैकिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हम डीएनएस को क्या चेंज कर सकते हैं। तो अपने डीएनएस सर्वर को वहाँ पे डालेंगे, डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट लेंगे और कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, वो सब देखते हैं। तो मैं वापस से बर्ब स्वीट के अंदर आ गया हूँ। हमने देखा यहाँ पे सेट डीएनएस है एक, तो मैं सेट डीएनएस यहाँ पे करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम देंगे एंड पॉइंट, सबसे पहले सेट और उसके बाद डीएनएस। अब इसको यहाँ मत सोचना कि ये वेबसाइट का एंड पॉइंट है, ये वेबसाइट का एंड पॉइंट नहीं है। हमने जब 192.168.1.1 को रिक्वेस्ट मारी एक नोड को, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट पेज था ना, उस राउटर का जो डिफॉल्ट पेज था वो हमारे को दिखाई दिया। ठीक है, तो हम उसी के आगे जोड़ रहे हैं, ये उस राउटर के पेज की जावास्क्रिप्ट थी, उस राउटर के आगे का जोड़ रहे हैं, उसकी वेबसाइट का कंटेंट है सारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक SSRF कर रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ये एक SSRF वनरेबिलिटी है। हम इंटरनल रिसोर्सेज देख पा रहे हैं, वही होती है SSRF वनरेबिलिटी। हम इंटरनल चीज़ों को देख पा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने उसकी IP डाली। ठीक है, तो ये अपनी इंटरनल चीज़ों को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे अगर हैश हटा दोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हैश इसके आगे कुछ जोड़ रहा था, डॉट करके जो भी डोमेन वगैरह जोड़ रहा होगा, तो हैश लगा दिए तो वो काउंट नहीं हो रहा है। और उसके आगे हम फिर उसके यहाँ पे एंड पॉइंट्स को भी रिक्वेस्ट कर पाएंगे। तो सेट डीएनएस इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 8.8.8.8 कर देता हूँ जो गूगल का डीएनएस है, तो क्या होता है देखते हैं। सेंड करते हैं इस रिक्वेस्ट को, और शायद मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क सर्वर था वहाँ पे, अगर मुझे याद आया है कि पैरामीटर था सर्वर, है ना, पैरामीटर था वहाँ पे एक सर्वर, मैं उसको भूल गया, जावास्क्रिप्ट मैंने ध्यान से देखी नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सेंड करते हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है डीएनएस सर्वर हैज़ बीन चेंज टू 8.8.8.8, यानी कि हम डीएनएस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी आईपी दे दूँ, ठीक है, और अपने कंप्यूटर पे एक डीएनएस सर्वर को स्टार्ट कर दूं, तो मैं उसकी सारी डीएनएस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकता हूं। ठीक है, वो मांगेगा किसी की आईपी डोमेन की, मैं कोई और आईपी दे सकता हूं अपनी मर्जी की। तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं डीएनएस हाईजैकिंग अटैक में। तो देखते हैं हम यहाँ क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमारे को एक आईपी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक काम नहीं करेगा। आप ngrok ट्राई करोगे तो शायद वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे को नॉर्मली आईपी देनी होती है डीएनएस सर्वर की। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, जैसे hello.com दे, तो क्या ये एरर दे रहा है मेरे को, या ये एक्सेप्ट कर रहा है लिंक को, क्योंकि डीएनएस सर्वर की नॉर्मली हम आईपी यूज़ करते हैं। इनवैलिड आईपी एड्रेस हैज़ बीन एंटर्ड, पता था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे को एक आईपी डालनी पड़ेगी, अपनी पब्लिक आईपी। अब दिक्कत मेरे को यहाँ पे ये है कि मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं कर सकता अपने राउटर में, मेरे को अलाउड नहीं करता मेरा आईएसपी। ठीक है, तो मैं पब्लिक आईपी दे नहीं सकता। यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी आप लोगों को चाहिए यहाँ पे देने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं AWS का यूज़ लूँगा, अमेजॉन AWS का एक सर्वर वहाँ पे रन करूँगा। ठीक है, और उसका मैं यूज़ लूँगा, यहाँ पे उसकी पब्लिक आईपी डालूंगा, और उस पर मैं पोर्ट ओपन कर दूंगा 53 UDP वाला। ये याद रखना UDP का 53, क्योंकि डीएनएस यूज़ करता है UDP का पोर्ट 53। तो फायरवॉल्स रूल्स में अगर आप लोग भी मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप क्रिएट कर सकते हो, फ्री में बन जाता है। गूगल पे फ्री में है, गूगल क्लाउड, लाइनॉड का यूज़ कर सकते हो, किसी का भी यूज़ कर सकते हो। सब आपको फ्री सर्वर्स देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो आपको एक सर्वर ही रन करना, ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें, तो मैं उसका यूज़ लूँगा। तो मैं करता हूँ अपने AWS के सर्वर में SSH। ठीक है, उसके अंदर आ गया हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे इसके फायरवॉल रूल्स को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, आप लोग भी कर लेना। मैंने पोर्ट 53 को ओपन कर लिया है UDP वाला। अब मेरे को इसमें एक सर्वर रन करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल वाला सर्वर होता है ना, वो मुझे रन करना पड़ेगा डीएनएस का। तो वो मेरे को गिटहब पे मिल जाएगा, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होंगे, वहाँ से मैं उठा लेता हूँ एक डीएनएस सर्वर को। तो मैंने एक डीएनएस सर्वर खोल लिया है बाय pclos dnsserver.py। आप लोग भी खोल लेना, गूगल सर्च पे आसानी से मिल जाएगा, pclos DNS सर्वर देख लेना। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा डीएनएस सर्वर है, जो कि TCP और UDP दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, हम लोगों को इसमें सर्वर में बस क्या काम करना होता है, यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा डोमेन नेम। आपको यहाँ पे डालना है कि क्या डोमेन नेम है और उसकी क्या आईपी रिटर्न करनी है, बाकी सब काम ही संभाल लेता है। ठीक है, तो अब हमारे को ये नहीं पता कि सामने से किस डोमेन की रिक्वेस्ट आएगी, तो हम पहले सर्वर को नॉर्मली ऐसे ही रन करेंगे। जब हमारे को रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएगी, फिर हम देखेंगे सामने से किस डोमेन की रिक्वेस्ट आ रही है, और फिर हम उसकी आईपी बदल के अपनी ही आईपी डाल देंगे। ठीक है, ये काम करेंगे। तो पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने AWS के सर्वर पे। तो wget करते हैं, wget, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उस लिंक को, एंटर मारते हैं, और यहाँ पे हमारा dnsserver.py जो है वो इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अब हम अपने डीएनएस सर्वर को रन करेंगे सबसे पहले। तो मैं रूट बन गया, अब मैं कमांड लिखता हूँ python 3
ddnsserver.py, उसके बाद --udp ऑप्शन हम देंगे, --port 53 हम ऑप्शन देंगे, एंटर मारते हैं और यहाँ पे हमारा UDP सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम जाते हैं और अपने DNS सर्वर को वहाँ चेंज करते हैं बर्ब स्वीट से, देखते हैं हमारे को यहाँ पे क्या DNS रिक्वेस्ट मिलती है। तो अब मैं सर्वर इक्वल्स टू यहाँ पे IP पेस्ट कर देता हूँ, वो वाली जो मेरी AWS की पब्लिक IP है, सेंड करते हैं इस रिक्वेस्ट को और यहाँ पे आ गया है DNS सर्वर हैज़ बीन चेंज टू दिस। अब हम लोगों को वो रिक्वेस्ट आ गई होगी DNS के लिए कि वो किसकी IP को रिजॉल्व करना चाहता है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों को UDP की रिक्वेस्ट आ चुकी है और ये किसकी IP मांग रहा है, ये google-tag-manager.com की IP मांग रहा है। तो हम लोगों को यही देना पड़ेगा गूगल टैग मैनेजर, और इसकी IP हम लोग सेट क्या कर देंगे, इसी AWS के सर्वर पे सेट कर देंगे। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहे हो अगर आप लोग, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, तो मैं गूगल टैग मैनेजर की अपनी ही IP रिटर्न करूँगा इस सर्वर की, और इस सर्वर पे एक HTTP लिसनर स्टार्ट कर दूंगा नेटकैट की मदद से। तो क्या होगा, जब वो IP को रिजॉल्व कर लेगा गूगल टैग मैनेजर की, वो वापस गूगल टैग मैनेजर पे रिक्वेस्ट मारेगा, जैसे उसे IP मिलेगी और वो IP हमारी होगी, तो वो IP पे जैसी रिक्वेस्ट मारेगा वो उसको नेटकैट कैप्चर कर लेगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कह रहा हूँ। vim ddnsserver.py, और यहाँ पे इसकी IP को चेंज कर देते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ अपनी जो IP है AWS की वो लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम को चेंज कर देते हैं, लास्ट में एक डॉट जरूर रखना, ठीक है, रिक्वेस्ट में डॉट आती है, DNS रिक्वेस्ट में लास्ट में एक डॉट आती है, तो वो जरूर रखना है यहाँ पे। तो www. ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ मैनेजर की स्पेलिंग थोड़ी गलत थी उसकी, manager.com, ठीक है। अब इसको सेव करके दोबारा स्टार्ट करते हैं और दोबारा रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो मैं अपने सर्वर को यहाँ पे दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और काम करने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या काम कर लिया है, अपने टर्मिनल को स्प्लिट कर लिया है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा UDP सर्वर रन हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके अलावा मैं यहाँ पे ncat की मदद से, netcat का यूज़ नहीं लूँगा, ncat का लूँगा, क्योंकि AWS पे netcat नहीं था जब मैं इंस्टॉल कर रहा था, तो नहीं मिला मेरे को netcat, तो मैं यहाँ पे ncat का यूज़ लूँगा, ठीक है, ncat। और उसके बाद मैं लिसनिंग करना स्टार्ट कर दूंगा NVLP, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 443 पे, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर शायद HTTP वेबसाइट है, तो मैं 443 पे स्टार्ट कर रहा हूँ। एंटर मारते हैं। अब हम लोगों को सामने से HTTP की रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। अब जैसे ही ये गूगल टैग मैनेजर की IP मांगेगा, वो वापस हमारी IP देगा, फिर वो गूगल टैग मैनेजर पे जैसी रिक्वेस्ट मारेगा, हम लोगों का HTTP का रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे आके वापस सेंड पे क्लिक करता हूँ, ताकि जल्दी हो जाए हमारा काम, वेट ना करना पड़े हमें, ठीक है। चेंज हो गया। अब जहाँ तक है शायद हमारे को रिक्वेस्ट आएगी HTTP की हमारे ही नेटकैट के सर्वर पर। तो अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को रिक्वेस्ट आई, देखो इसने सबसे पहले क्या काम करा हो, गूगल टैग मैनेजर की IP मांगी DNS ने हमारे ही सर्वर की IP रिटर्न करी, फिर उसने उस वेबसाइट पे जाने की कोशिश करी है, वो IP तो हमारी थी, तो जैसे ही उस वेबसाइट पे जाने की कोशिश करेगा 443 पे, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट मारी होगी उस पर, वो रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे कैप्चर कर ली। ये होता है DNS हाईजैकिंग। अब हमने हाईजैक कर लिया, हम उसकी रिक्वेस्ट को अपने पे फ्लो करवा सकते हैं, किसी पे भी भेज सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये HTTPS वाला डेटा है, ये एनक्रिप्टेड डेटा है, तो हम लोगों को इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे को पढ़ना है, इसको HTTP रिक्वेस्ट बनानी है, तो आपको इस S को, जो SSL लगा है ना इस पर, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको एक्चुअली में प्राइवेट कीज़ मिल चुकी हैं। याद है आपको, पहले हमारे को प्राइवेट कीज़ मिली थी, सर्टिफिकेट मिले थे, शायद वो की और सर्टिफिकेट इसी के लिए हमारे को दिया गया था, हम उसकी मदद से इस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं शायद, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हम उससे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करते हैं इस सर्वर पे। तो अब अगर आप लोगों को याद होगा, हमारे को ये मिले थे सर्टिफिकेट्स और यहाँ पे प्राइवेट की, तो मैं यहाँ पे क्या डाउनलोड कर लूँगा, मैं प्राइवेट की और फुल चेन को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। अब ये जो प्राइवेट की है ये तो चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट। हम लोगों को डिक्रिप्ट करने के लिए SSL को दो चीज़ें चाहिए, एक सर्टिफिकेट, एक प्राइवेट। अब मैं इन दो को क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये पहला सर्टिफिकेट है, फिर ये चेन बनती है, एक और सर्टिफिकेट उसमें ऐड हो रहा है, और ये फुल चेन सर्टिफिकेट है, यानी कि इसके अंदर 3 सर्टिफिकेट्स होंगे हमारे, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर 3 सर्टिफिकेट होंगे, एक होगा एंड यूजर का सर्टिफिकेट, एक इंटरमीडिएटरी, और एक रूट लेवल का सर्टिफिकेट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार पढ़ लेना SSL में सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे डिक्रिप्शन काम करता है, इनक्रिप्शन, तो समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर 3 सर्टिफिकेट होंगे, क्योंकि 2 फाइल्स हमारे को पहले दिख रही हैं सर्टिफिकेट्स की, और इसके अंदर फाइनल फुल चेन सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसके अंदर 3 सर्टिफिकेट्स होंगे, एक एंड का, एक इंटरमीडिएटरी, एक रूट लेवल का सर्टिफिकेट, और उसके अलावा हमारी यहाँ प्राइवेट की है, जिससे हम उस डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएंगे। तो इनको डाउनलोड कर लेते हैं दोनों फाइल्स को। तो मैं करता हूँ wget, लिंक दे देते हैं वो वाला fullchain.pem का। उसके बाद यहाँ पे हेडर देने, -- header = और यहाँ पे अपने हेडर्स दे देते हैं, तो कुकी $cookie, एंटर मारते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड हो गई। सिमिलरली हम किसको करेंगे, यहाँ पे हमारे को करनी है privatekey.pem, तो वो भी कर लेते हैं। उसका नाम था privkey.pem, एंटर मारते हैं इसको, और ये भी डाउनलोड हो गई है।
अब अगर मैं कैट करके दिखाऊं आपको फुल चेन सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे तो आप देखोगे इसके अंदर 3 सर्टिफिकेट है। पहला सर्टिफिकेट जो कि रूट लेवल सर्टिफिकेट होगा, फिर यहाँ इंटरमीडिएटरी सर्टिफिकेट आएगा जो इंटरमीडिएट वेंडर का होगा जिसने सर्टिफिकेट दिया, और उसमें लास्ट में एंड यूज़र सर्टिफिकेट आएगा सबसे पहला। ये एंड यूज़र सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट इसके अंदर है। सिमिलरली अगर हम प्राइवेट की को करें तो प्राइवेट की भी आपको ऐसी दिखेगी, ये भी यहाँ पे प्राइवेट की हमारी ये रही। अब ये है हमारा पिछला ही एनकैट का कमांड, इसमें हम SSL सर्टिफिकेट्स और प्राइवेट की को ऐड कर देंगे। ऑप्शन होगा --SSL-cert सर्टिफिकेट देने के लिए इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम देते हैं फुल चेन .pem, और यहाँ पे हम देंगे --SSL -की, और की में इक्वल्स टू करके दे देंगे अपनी प्राइवेट की, तो priv की .pem ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब क्या होगा, जब वो डेटा रिसीव करेगा एनकैट तो वो SSL सर्टिफिकेट और SSL की मदद से उस डेटा को डिक्रिप्ट करके हमारे को शो करेगा कि डेटा आ क्या रहा है। तो आप ऐसे HTTPS डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हो, HTTP बना सकते हो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। इसको एंटर मानते हैं। अब मैं काम को फास्ट करने के लिए जैसे सेंड पे क्लिक करूंगा, ठीक है, वो क्या काम करेगा, मेरा DNS चेंज करेगा, फिर गूगल टैग मैनेजर के लिए DNS पे रिक्वेस्ट जाएगी, वो हमारी IP देगा, और फिर वो गूगल टैग मैनेजर समझ के हमारी IP पे रिक्वेस्ट मारेगा और हमारे को वो HTTP रिक्वेस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया है यहाँ पे रिस्पॉन्स। और अगर यहाँ पे हम वापस आए तो हमारे को यहाँ पे अपनी HTTP रिक्वेस्ट मिल चुकी है डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या डेटा मिल रहा है। तो वो एक गेट रिक्वेस्ट कर रहा था /API/पोल एंड पॉइंट पे गूगल टैग मैनेजर के अंदर, ठीक है, और एक्स टोकन के साथ कर रहा था, ठीक है। ये एक्स टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही शायद उसको ऑथराइज करा हो। नॉर्मल कोई शायद पर्सन नहीं देख सकता होगा, लेकिन ये एक्स टोकन की मदद से शायद वो ऑथराइज हो रहा होगा। हमने पहले भी देखा है एक्स टोकन हमारे को ऑथराइज करने में हेल्प करता है। तो अब हम इस पर मैनुअल रिक्वेस्ट करते हैं अपने ब्राउजर से। एक्स टोकन को मैं मॉड हेडर से सेट कर दूंगा और API और पोल के अंदर। तो हम यहाँ पे थे, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मॉड हेडर पे जाता हूँ, एक रिक्वेस्ट हेडर को ऐड करता हूँ, एक्स टोकन को, वैल्यू हमको मिली गई है, वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तैयार हो गया। उसके बाद हम जाते हैं API के अंदर, पोल के अंदर, ठीक है, API एंड पॉइंट के अंदर, पोल के अंदर। API काफ़ी अच्छा सा लग रहा है तो हम इसको भी फर्स्ट करेंगे एक बार। यहाँ पे हमारे को मिलता है डिस्क्रिप्शन, लेटेस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, डेटा में ब्लैंक है, और उसके बाद हमारे को यहाँ पे एक फ्लैग मिल गया है जो कि हमारा शायद 4th फ्लैग है। मैं काउंटिंग नहीं रख रहा हूँ याद, लेकिन शायद 4th है या 5th है, इनमें से एक फ्लैग है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन लेटेस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, लेकिन डेटा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमारे को। उसके अलावा मैंने आपको बोला है कि API बढ़िया लग रहा है हम लोगों को, API को ज़रूर फर्स्ट करेंगे। इसके अंदर और APIs हम लोगों को मिल सकती है ना, कुछ और API जो हो जो हम लोगों को अभी तक नहीं पता थी वो हम लोगों को शायद मिल सकती है। तो एक बार इसको फर्स्ट करते हैं फफ की मदद से। तो यहाँ देंगे फफ, वही सेम कमांड होगा। एक हेडर को ऐड करना मत भूलना, टोकन की वैल्यू एक्स टोकन, तो वो हमारे को देना है इस बार। कुकी के अंदर मत डाल देना, वो अलग से अपना हेडर है एक। और लास्टली अपनी URL देंगे। यहाँ पे बस हम फज लिख देंगे इसके आगे, API के आगे हमारे को फजिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे हमको सिर्फ पोल ही फाउंड हुआ है, उसके अलावा कुछ भी फाउंड नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं रुकूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने जो अपनी पिछली रिक्वेस्ट करी है ना, ये नॉर्मली गेट रिक्वेस्ट करती है, हमने फफ की मदद से गेट रिक्वेस्ट करी है। लेकिन अगर आपको APIs के बारे में पता हो तो APIs मोस्टली पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ लेती है, ठीक है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। अगर मैं उन पर नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट करूंगा तो वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। पोस्ट रिक्वेस्ट में बहुत बार छुपी हुई होती हैं API, जिसमें वो सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट का आंसर देती हैं। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि हमको APIs को नॉर्मली हिडन रखना होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रिक्वेस्ट मारती है वो पोस्ट रिक्वेस्ट में उन पर मार देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोस्ट भी चेक करेंगे इसके अंदर, कोई पोस्ट में अगर हमारे को मिल जाए, क्योंकि APIs में इस बात को आगे भी कभी पेन टेस्टिंग करो या बग बाउंटी करो तो इस बात को याद रखना, APIs कभी भी ढूंढ रहे हो तो उनको पोस्ट रिक्वेस्ट में मोस्टली ढूंढना, गेट भी ढूंढना, लेकिन पोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली आपको APIs पोस्ट रिक्वेस्ट पे ही आंसर करती हैं। एंटर मारते हैं इस चीज़ को। तो पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से हम लोगों को एक नया एंड पॉइंट या नई API मिल गई है, कुकी, ठीक है, जिसका रिस्पॉन्स 200 आ रहा है और साइज भी 268 है, यानी कि कुछ कंटेंट है इसके ऊपर। तो चल के देखते हैं यहाँ पे हमारे को क्या मिलता है। अब अगर मैं उसको ब्राउजर से डायरेक्टली रिक्वेस्ट मारूँ कुकी को, ठीक है, API के अंदर, तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड एंड पॉइंट। इसी की मैं बात कर रहा था, देखो इसने बोला इनवैलिड एंड पॉइंट 404 दे दिया। तो अगर फफ ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है, फजिंग कर रहा है गेट रिक्वेस्ट में, तो उसको लगेगा ये नॉर्मल इनवैलिड एंड पॉइंट है और वो छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पोस्ट में जब हमने चेक करा कुकी को, पता चला यहाँ पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन रखी है, कुछ कंटेंट है यहाँ पे जो कि 200 दे रहा है। जब भी आप API की टेस्टिंग कर रहे हो तो पोस्ट की करो, और जरूरी नहीं है API की, आप जब भी टेस्टिंग कर रहे हो ना नॉर्मली, अगर आप पे टाइम है अच्छा खासा तो पोस्ट में भी करो हर रिक्वेस्ट को और गेट में भी करो हर रिक्वेस्ट को। उससे आपको रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट मिल सकते हैं कहीं एंड पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे कर्ल का यूज लूंगा, कर्ल-x, यानी कि मेथड बताएंगे पोस्ट, ठीक है। उसके बाद अपना डोमेन देंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी कुकी देंगे।
उसके बाद एक और हेडर देना है एक्स टोकन वाला, वो नहीं भूलना। अब इस पे एंटर मारते हैं, देखते हैं हमारे को क्या मिलता है। तो हम लोगों को अब कुछ डेटा मिला है जब हमने इस पे पोस्ट पे रिक्वेस्ट मारी है। डेटा क्या है? डिस्क्रिप्शन, लॉगिन कुकी, डेटा मिला, ये कुकी मिली हम लोगों को डेटा में। उसके अलावा हमको अपना अगला नेक्स्ट फ्लैग मिल चुका है, जो कि हमारा शायद 6th फ्लैग है, तो हम लोगों का सेकंड लास्ट फ्लैग है, एक फ्लैग और ढूंढना रह गया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक कुकी मिल गई है, ठीक है, हम लोगों को पता है लॉगिन कुकी है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है छोटी सी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी दिक्कत अभी भी है। दिक्कत ये है कि आपको पता है हेडर्स हैं या कुकीज़ हैं, ये एक की वैल्यू फॉर्मेट में होते हैं ना, एक जैसे डिक्शनरी का डेटा स्टाइल है, एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, वैसे ये भी एक की एक वैल्यू होती है। अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि इसकी की क्या है, यानी कि जैसे एक्स टोकन और उसकी वैल्यू, तो इसकी की क्या है वो नहीं हम लोगों को पता। ये कुकी तो है, हम लोग समझ गए, लेकिन इसकी की क्या है? लॉगिन कुकी, यूज़र कुकी, ऑथेंटिकेशन कुकी, कुछ भी हो सकता है वो नाम, वो कैसे हम लोगों को पता चलेगा? कुकी तो मिल गया। अब ये मत सोचना लॉगिन कुकी, क्योंकि स्पेस नहीं आता उनके बीच में, तो यहाँ पे स्पेस दिया है तो ये तो वैलिड नहीं है, ये मत सोचना। तो डिस्क्रिप्शन है, वैसे भी उन्होंने बताया डिस्क्रिप्शन है लॉगिन कुकी। डेटा में हम लोगों को कुकी मिली है, लेकिन उस कुकी की क्या है ये हमारे को नहीं पता, ये तो वैल्यू है उस चीज़ की, तो वो हमारे को ढूंढना पड़ेगा। अब वापस आते हैं गूगल टैग मैनेजर पे। पहले हमको ये देखना पड़ेगा लॉगिन है कहाँ, क्या इसमें कोई /login एंड पॉइंट है जहाँ पे लॉगिन करना है, जिसकी कुकी हमारे को मिल रही है कि लॉगिन करने का। तो यहाँ पे एक एक्चुअली में /login है, मैंने ट्राई करा था लेकिन चलो हिट कर गया। तो यहाँ पे एक लॉगिन है जिसकी शायद हमारे को मिली होगी, ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको वो कुकी मिलती है, और वो कुकी हमारे को पहले ही मिल गई, तो हम डायरेक्टली ऑथेंटिकेट हो सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन उस कुकी की चाहिए मुझे, कि मैं कुकी से पहले लगाऊँ क्या, लिखूँ क्या, वो किस चीज़ की कुकी है वो मेरे को चाहिए। तो वो कैसे पता चल सकता है? तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, लॉगिन पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हमारे को दिख रहा हो रिक्वेस्ट में जाते हुए कोई कुकी लग रही हो एक्स्ट्रा, ऐसा हो सकता है, तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं और इसको बर्ब स्वीट में मैं जाके देखता हूँ। तो ये है हमारी /login एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट, जिसमें एक पैरामीटर भी है, इसको सेंड टू रिपीटर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर हमारे को कुछ मिलता है। CTF चैलेंज वाली कुकी है, ये कुकी 2 बार क्यों दिखा रहा है पता नहीं, शायद ब्राउजर में अलग से है, बर्ब स्वीट अलग से ऐड कर रहा है। एक्स टोकन हमने ही लगाया है, कोई फ़ायदा नहीं है। यूज़र नेम और P = U = हमारी वैल्यू जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को कोई भी ऐसा कुकी का हेडर नहीं दिख रहा है जिसमें कुकी इंजेक्ट कर पाए। सिमिलरली काम करते हैं, लॉगआउट में करके देखते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने लॉगआउट पे रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, तो क्या होगा, लॉगआउट में कई बार दिखाता है कि यूज़र कुकी डिलीटेड या फिर ट्रंकेटेड या फिर डिस्कार्डेड। कई बार ऐसा भी दिखाता है कि मतलब जब हम लॉगआउट पे रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारी कुकी को हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। जो हमारी कुकी चल रही थी सर्वर पे स्टोर थी, जब तक मैं उस सेशन को छोड़ता नहीं हूँ, लॉगआउट नहीं करता हूँ, कुकी मेरी चलती रहेगी। जब भी मैं लॉगिन करूँगा अगली बार उसी कुकी से लॉगिन कर सकता हूँ, बार बार यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं लॉगआउट कर देता हूँ तो क्या होता है, वो कुकी सर्वर डिलीट कर देता है कि मैंने लॉगआउट कर दी, जब मैं अगली बार लॉगिन करूँगा यूजर नेम पासवर्ड डाल के एक नई कुकी मिलती है। तो लॉगआउट में कई बार दिखता है कि कुकी ट्रंकेटेड, तो कुकी की दिख जाती है और उसके आगे लिखा जाता है ट्रंकेटेड या डिलीटेड या डिस्कार्डेड, ऐसी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेंड करते हैं, उससे क्या पता मेरे को की दिख जाए। अब इसके रिक्वेस्ट में तो 404 नॉट फाउंड आया, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इसको गेट रिक्वेस्ट बना के भेजूँ तो, क्योंकि नॉर्मली लॉगआउट्स पे गेट रिक्वेस्ट लगती है, उसमें कोई पोस्ट वाला सेंड डेटा तो करना नहीं होता हमारे को, बस क्लिक करना होता लॉगआउट एंड काम खत्म, है ना। लॉगिन में हमारे को पोस्ट करनी होती है क्योंकि हमारे को यूजर नेम पासवर्ड भेजना होता है। ये भी ट्राई कर लेते हैं, सेंड, और यहाँ पे आया है 302 फाउंड, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं नीचे सेट कुकी है हमारी जो नॉर्मल कुकी है। उसके अलावा यहाँ पे एक और है सेट कुकी, एक और कुकी का दिया हुआ है यूज़र लॉगिन कुकी डिलीटेड, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ पे मिल गए जो हम ढूंढ रहे थे, उसका नाम यूज़र लॉगिन कुकी डिलीटेड एक्सपायर्ड लिखा है, कब वो एक्सपायर हुई है। तो यही मैं आपको बताया था कि जब हम लॉगआउट पेज पे जाते हैं तो हमारी कुकी एक्सपायर हो जाती है, डिलीटेड हो जाती है, तो वो लिखा आ जाता है कई बार कि आपकी कुकी ये वाली हमने डिलीट कर दी, चाहे वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, लेकिन यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिख जाती है उसकी। तो ये की वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिल गई यूज़र लॉगिन कुकी। तो अब हम इसका यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि ये मिल गया है हमारे पे ऑलरेडी, इसकी वैल्यू है, कुकी है ऑलरेडी, तो हम उसकी मदद से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो अब कर्ल करते देखते क्या है, तो कर्ल -H कुकी दे देते हैं अपनी, तो कुकी। उसके बाद यहाँ पे हमारे को अब एक नई कुकी भी देनी है जो अब हमारे को मिली है नई यूज़र -login -कुकी, यही था, इक्वल्स टू जो कुकी की वैल्यू हमारे को मिली है, पेस्ट करते हैं उसे, और लास्टली अपना डोमेन दे देते हैं, एंटर मारते हैं, और यहाँ पे हमारे को कुछ पेज तो आया है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ नई इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आपको दिख रहा हो पासवर्ड यूज़र नेम जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ब्राउज़र में ही विजिट करते हैं, वहीं हमारे को मेन मज़ा आएगा। तो ब्राउज़र में इसको विजिट करते हैं, जॉन हेमंड दिख रहा है द साइबर मेंटोर, वहीं पे विजिट करते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट मारते हैं गूगल टैग मैनेजर पे, ये आ गई हमारी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कुकी की वैल्यू सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे ना एक ही कुकी 2 बार दिख रही है मुझे, तो इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र -login -कुकी, ठीक है, इक्वल्स टू, और कुकी की वैल्यू पेस्ट कर देते हैं।
अब इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर। तो हम लोगों को यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दिख रहे हैं जैसे हैकर्स को दिख रहे थे, ठीक है। अब हम इन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, हैकर यही काम कर रहे होंगे, हम भी कर देते हैं। तो डिलीट रिकॉर्ड्स, ओके, सबको डिलीट कर देते हैं यूज़र नेम पासवर्ड्स को। तो हम लोगों को यहाँ पे आ गया है नो रिकॉर्ड्स और अपना लास्ट और फाइनल फ्लैग हम लोगों को मिल गया। हमने इस हार्डेस्ट चैलेंज जो था NAHMCON का 1000 पॉइंट्स का CTF के अंदर, उसको सॉल्व कर दिया है पूरा। आपको अपना लास्ट फ्लैग मिल गया है। सो आई होप सो आपको हैक बुकाग्राम चैलेंज पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो और शायद ये सीरीज़ भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो शायद मैं इनके जो प्रीमियम वाले चैलेंज है उनके ऊपर भी वीडियो ला सकता हूँ, इसमें ऐड अप कर सकता हूँ, बग बाउंटी से रिलेटेड और कंटेंट बना सकता हूँ। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।